बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। Before we start today's lecture, let me ask you a simple question. Have you guys ever wondered what happens when the brain can send signals but the body can't just respond it? Students, just imagine कि एक person fully conscious है but he is unable to move. Exactly, this is the condition called paralysis. And as a physiotherapist, understanding paralysis helps us plan the effective treatment. Start करते हैं simple definition के साथ. True paralysis refer करता है complete loss of sensation and muscle function को. Means के sensation के साथ साथ muscles की जो movement है वो भी affect हो जाती है. एंड अलॉन्ग विद दैट कंट्रोल ऑफ मसल जो है वो भी नहीं होता पेशेंट का, यानी कि पेशेंट के अपने कंट्रोल में उसकी मूवमेंट नहीं रहती. देन कम्स द टाइप ऑफ पैरालिसिस. तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो इनको हम आगे जो है ना बड़ी डिटेल में बताएंगे. तो फर्स्ट अब आप इतना जान लें कि ये डिपेंड करता है लेवल ऑफ द नर्व लीजन पे, कि नर्व की जो लीजन है वो किस लेवल पर है. उस लेवल की बेस पर हम बताते हैं कि ये स्पास्टिक पैरालिसिस है या फिर फ्लैसिड पैरालिसिस है. स्टूडेंट्स, अगर हम फ्लैसिड पैरालिसिस से स्टार्ट करें, पैरालिसिस मीन्स फालिज. तो फालिज का अटैक आपने देखा होगा कि आप में से बहुत से लोगों के घरों में या फिर आसपास कम्युनिटी में आपने देखा होगा कि लोग फालिज के अटैक के मरीज़ होते हैं. ये जो फालिज का अटैक मीन्स पैरालिसिस, ये दो तरह का होता है. यहाँ तो मसल बहुत ढीले और नरम बेजान शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, इसलिए इनको फ्लैसिड पैरालिसिस कहा जाता है. अब इसका कॉज क्या होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो ग्रे मैटर होता है बटरफ्लाई शेप, उस ग्रे मैटर में जो एंटीरियर हॉर्न सेल होते हैं, मींस के वेंट्रली जो प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर अगर उस लेवल पर या उससे नीचे नर्व के फाइबर के लेवल पर, जहाँ से नर्व ओरिजिनेट हो रही है, उस नर्व फाइबर के लेवल पर, मोटर नर्व के फाइबर के लेवल पर अगर कोई भी पैथोलॉजी हो, कोई भी नर्व की इंजरी हो जाए, तो उसके रिजल्ट पे जो पैरालिसिस होगा वो होगा बेजान पैरालिसिस, यानी कि बिल्कुल लिम्प ऑफ मसल बन जाएगा, बहुत फ्लॉपी किस्म का, ज़रा सी भी उसमें टेंशन नहीं होगी, कोई भी उसमें अकड़ाव नहीं होगा. हाइपोटोनिसिटी हो जाती है, इसको लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन भी कहते हैं. मतलब कि अगर आप ऐसे पेशेंट को कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करवाएं तो आपको कोई रेजिस्टेंस फील नहीं होगा. आप उसकी एल्बो को बेंड करें, फ्लेक्स करें, एक्सटेंड करें, तो वो बहुत इजीली हर मूवमेंट परफॉर्म हो जाएगी विदाउट एनी रेजिस्टेंस. रिफ्लेक्सेस बहुत कम हो जाते हैं, मीन्स के हाइपोटोनिसिटी के साथ साथ हाइपोरिफ्लेक्सिया भी हो जाता है. बाइसेप का, ट्राइसेप का, नी जर्क, हर चीज़ में जो है ना रिफ्लेक्सेस कम हो जाते हैं. मसल एक लिम्प बन जाता है, साथ ही साथ मसल की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और इसीलिए मसल जो है वो श्रिंकेज की तरफ चला जाता है. बल्क ऑफ मसल कम हो जाता है, मसल मैस बहुत कम हो जाता है, मसल फाइबर कम हो जाता है. एक्चुअली मसल मैस जो है वो रिप्लेस हो जाता है कनेक्टिव टिश्यू यानी एडिपोज टिश्यू से, जिसको हम कहते हैं मसल एट्रोफी. सेकेंड टाइप जो है हमारे पास पैरालिसिस की, दैट इज स्पास्टिक पैरालिसिस. मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे पास फ्लैसिड और जो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है ना, उसमें 3 डिफरेंसेस होते हैं. एक डिफरेंस आता है रिफ्लेक्स का, दूसरा डिफरेंस आता है साइट ऑफ लीजन का, और तीसरा डिफरेंस आता है टोन ऑफ मसल का. जैसा कि हमने फ्लैसिड पैरालिसिस में देखा कि मसल की टोन डिक्रीज हो रही थी, रिफ्लेक्सेस कम हो रहे थे और साइट ऑफ लीजन बिलो थी, एंटीरियर हॉर्न सेल उससे नीचे. पैरेटिवली क्या होता है कि जो स्पास्टिक पैरालिसिस होता है उसमें मसल की टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, हाइपरटोनिसिटी होती है, रिफ्लेक्सेस भी बढ़ जाते हैं, हाइपर रिफ्लेक्सिया हो जाता है, बहुत जर्की सी रिफ्लेक्सेस हमें देते हैं. और जो थर्ड नंबर पर अगर बात की जाए लीजन की, तो जो लीजन है वो भी हमारे पास अबव द एंटीरियर हॉर्न सेल प्रेजेंट होती है, मीन्स अपर मोटर न्यूरॉन लीजन होती है. साथ ही स्पास्टिक पैरालिसिस में बेबिनकी साइन भी पॉजिटिव आता है, जबकि क्लोनिस भी प्रेजेंट होता है. लास्ट में हम फंक्शंस को रिस्टोर करने के लिए एक्सरसाइजेस को देखेंगे. एज वी नो कि जो पैरालिसिस है उसमें वीकनेस हो जाती है मसल्स की, इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मसल का जो बल्क है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है, मसल मैस ही कम हो जाता है, या तो मसल बहुत लिम्प बन जाता है या बहुत अकड़ जाता है. तो इसको रिकवर करने के लिए हम फ्री एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं जो पेशेंट इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करेगा, या हम असिस्टेड रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं कि जिनमें हम पेशेंट को असिस्टेंस भी देंगे, अलॉन्ग विद दैट पेशेंट रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूवमेंट परफॉर्म करेगा, और हम लोनली जो है रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, पैरालिसिस जो है वो एक बहुत ही चैलेंजिंग बीमारी है फॉर बोथ द पेशेंट एज वेल एज द फिजिकल थेरेपी. गेन करवाना, मोटर रिकवरी करना, रिफ्लेक्सेस वापस से गेन करना, मसल का बल्क वापस लेना, ये सब बहुत चैलेंजिंग और लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है. बहुत प्रोग्रेसिव रिजल्ट्स भी आते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होता है. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, feel free to ask in the comment section. That's all for today. Again, pause this video and revise the key points we discussed before. Thank you so much.